वेलकम टू लॉ लीजेंड्स। आज हम लॉ लीजेंड्स के डिस्कशन फोरम में टैक्स ऑडिट से रिलेटेड टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि टैक्स ऑडिट कब कंपलसरी होता है, कैसे उसका प्रॉपर कंप्लायंस करें, फॉर्म 3CD कैसे प्रॉपर फिलअप करें। ऐसे बहुत सारे 3CD से रिलेटेड डाउट के लिए आज हमारे साथ रिनाउंड चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री पंकज शाह जी मौजूद है। वेलकम पंकज जी, लॉ लीजेंड्स का प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। पंकज शाह जी इज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी. He is also insolvency professional and a registered valuer in Member and Security Exchange Board of India. He is a former chairperson of ICI Indore. He has already delivered around 700 seminars in by ICI and by other forums. तो हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि 3CD की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। टैक्स ऑडिट मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में एकमात्र हमारा इंडिया ऐसा देश है जहां पर टैक्स ऑडिट कंपलसरी है। बाकी किसी देश में स्पेसिफिकली कोई टैक्स ऑडिट नहीं होता। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने चार्टर्ड अकाउंटेंट को पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग कहा है, और पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग इसलिए हम हैं क्योंकि टैक्स ऑडिट हमारी एक नेशनल ड्यूटी है। 1985 के पहले जब इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज थी, टैक्स ऑडिट के माध्यम से जब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होने लगी तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज इकोनॉमी में आया है, और हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने टैक्स ऑडिट कर करके लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे बनाना ये सिखाया है। तो इट इज़ अ नेशनल ड्यूटी और उसका इंपॉर्टेंस इमेंस है। आज के समय में 100% स्क्रूटनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स ऑडिट के माध्यम से कर रहा है। 44 क्लॉजेज में जितनी इंफॉर्मेशन हमसे मांगी गई है, ये इंफॉर्मेशन में एक तरीके से पूरी स्क्रूटनी एसएससी की हो जाती है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस अनलिमिटेड है। अब जैसे कि हमने डिस्कशन करा कि 3CD का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, तो 3CD पर्टिकुलर एसएससी का करना है कि एसएससी के बिजनेस का होता है? देखिए, टैक्स ऑडिट की जो रिक्वायरमेंट है, अगर हम फॉर्म नंबर 3CB पढ़ेंगे तो ऑडिट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द एसएससी, तो बिजनेस की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसका होगा। कई बार ये हो सकता है कि एसएससी के पर्सनल बैलेंस शीट हो, पर ऑडिट हमें जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर बैलेंस शीट आ रही है बिजनेस से रिलेटेड, उसी का ऑडिट होगा। पर्सनल ट्रांजेक्शन का कोई ऑडिट नहीं होगा। इसका मतलब ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी आपका ऑडिट हो रहा है, टैक्स ऑडिट हो रहा है, तो आपके किसी पर्टिकुलर बिजनेस का हो रहा है, ना कि आपके पर्सनल एसेट्स का ऑडिट किया जा रहा है। ऑडिट इज ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द एसएससी। पंकज जी, टैक्स ऑडिट किस एसएससी पर एप्लीकेबल होता है, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें। जी, टैक्स ऑडिट क्योंकि चैप्टर 4 के अंदर आता है, बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर आता है, तो हर व्यक्ति जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, विद एन एक्सेप्शन कि अगर उसका 90% से ज्यादा रिसिप्ट और पेमेंट अगर चेक से बैंकिंग चैनल से है तो वो लिमिट 10 करोड़ हो जाती है। तो नॉर्मली 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर जिसका बिजनेस में है उस पर टैक्स ऑडिट लगता है, विद एन एक्सेप्शन कि अगर 95% से ज्यादा रिसिप्ट पेमेंट चेक से है तो वो लिमिट 10 करोड़ की हो जाती है। रही बात प्रोफेशन की, तो अगर मेरी प्रोफेशन से रिसिप्ट 50 लाख से ज्यादा है तो मेरे ऊपर टैक्स ऑडिट एज अ प्रोफेशनल लगेगा। तो बिजनेस के अंदर 1 करोड़ एंड 10 करोड़, प्रोफेशन के अंदर 50 लाख से ज्यादा की रिसिप्ट के ऊपर मेरे ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। बस जरूरी खास बात यह है कि यदि आपको 10 करोड़ की लिमिट तक जाना है तो जरूरी है कि आपका 95% एक्सपेंडिचर जो हो बैंकिंग सेक्टर से हो, वो जरूरी है, और रिसिप्ट भी आपकी 95% बैंकिंग सेक्टर से होनी चाहिए। अब जैसे इसी के ऊपर आगे उस पर डिस्कशन करें तो फिर से आप 44 AD ऑप्ट कर सकते हैं, कोई 44 AD ऑप्ट कर सकते हैं। तो क्या ये फिजिबल पॉसिबल है कि एक ही एसएससी 44 ADA भी ऑप्ट कर सकता है, 44 AD भी, और किसी एक नेचर के बिजनेस का वो टैक्स ऑडिट भी कर सकता है? क्या ये पॉसिबल है? 44 AD और ADA, क्या ये दोनों प्रोविजन का साथ में एक एसएससी एडवांटेज ले सकता है? अब इनकम टैक्स में लॉ कुछ और है, प्रैक्टिस कुछ और है। लॉ की बात करें तो 44 AD क्लॉज 6 वो स्पष्ट रूप से कहता है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, अगर 44 AD उस एसएससी पे अप्लाई नहीं होगा जो प्रोफेशन में भी है, स्पेसिफाइड प्रोफेशन में है। जैसे हम बात करें, अगर कोई डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर का मेडिकल प्रोफेशन कर रहा है और दवाइयां बेचने का भी उनका बिजनेस है, तो उसके ऊपर 44 ADA और AD अप्लाई नहीं होगा। आप दोनों साथ में यूज नहीं कर सकते एज पर रिक्वायरमेंट 44 AD 6। बट प्रैक्टिकली बात करें यूटिलिटी इनकम टैक्स के अंदर, तो आप ITR भर रहे हैं, 44 AD भी ले रहे हैं, ADA भी ले रहे हैं, और रिटर्न भी बिना किसी डिफेक्ट के प्रोसेस हो रहा है। तो इसका मतलब आप जो कहना चाह रहे हैं कि या तो आप 44 AD को ऑप्ट करें या 44 ADA को ऑप्ट करें, दोनों को साथ में अडॉप्ट ना करें? नहीं, यहां पर मेरा कहना यह है कि अगर आपका कोई प्रोफेशन में इन्वॉल्व है आप, तो 44 AD उस पर्सन को ही इनएलिजिबल मान लेता है 44 AD का बेनिफिट लेने के लिए। तो अगर कोई डॉक्टर है और वो दवाइयां बेच रहा है, तो वो जो दवाई बेचने वाले बिजनेस में अगर आप 44 AD का बेनिफिट लेने जा रहे हैं तो आप नहीं ले सकते, क्योंकि आप इनएलिजिबल पर्सन हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब आप वही कहना चाह रहे हैं कि
इनकम टैक्स का पोर्टल जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन लॉ उसको परमिट नहीं करता है, तो हमको ये नहीं करना चाहिए कि 40 और एडी भी ले लें और एडीए दोनों साथ में अडॉप्ट कर लें। बिल्कुल जी। अब जैसा इसी में और अपन आगे डिस्कशन कर रहे हैं यदि, तो जैसे स्पेसिफाइड प्रोफेशन के लिए बोला गया 44 एडीए में, जैसे सीए हो गए, सीएस हो गए, या ऐसे और भी प्रोफेशन, स्पेसिफाइड प्रोफेशन बोला। अब जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन में नहीं मेंशन किया गया है, जैसे कि एचआर कंसल्टेंट हो गए या ट्रेनर हो गए, तो उनका इनकम टैक्स रिटर्न उनको किस तरीके से फाइल करना चाहिए फिर? देखिए, ऐसे सारे व्यक्ति ना 44 एडी ना 44 एडीए दोनों प्रोविजंस के लिए एलिजिबल नहीं है। हम बात करें कमीशन एजेंट, जैसे वो ना 44 एडी में आ सकता है ना एडीए में आ सकता, तो उसकी इनकम अदर बिजनेस इनकम में जाती है। वैसे इस तरीके के फ्रीलांसिंग पर्सन, एचआर कंसल्टेंट, इन सब की इनकम 44 एडी और एडीए दोनों में नहीं आएगी, ये नॉर्मल बिजनेस इनकम के रूप में दर्शाई जाएगी। किसी एसएससी का मल्टीपल बिजनेस है तो उनमें कैसे कैलकुलेट किया जाएगा कि वो टैक्स ऑडिट में कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या हो रहे हैं तो कौन से बिजनेस को कवर करना चाहिए टैक्स ऑडिट को और कौन से बिजनेस को 40 और एडी में ले आ सकते हैं? उसके बारे में आप थोड़ा 2-3 एग्जांपल से थोड़ा डिस्क्राइब करें तो क्लैरिटी ज्यादा आ पाएगी। अगर किसी एसएससी के मल्टीपल बिजनेसेस हैं, फॉर एग्जांपल वो ग्रेन्स की ट्रेडिंग भी करता है, वो गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस भी है, उसका इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस भी है, तो हमें सारे बिजनेस की जो लिमिट है वो टोटल चेक करनी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 60 लाख का ग्रेन ट्रेडिंग का टर्नओवर है, 30 लाख का गोल्ड ज्वेलरी का टर्नओवर है और 20 लाख का इलेक्ट्रॉनिक्स का टर्नओवर है। अगर ये तीनों बिजनेस में हम 44 एडी ऑप्ट करेंगे तो 1 करोड़ 10 लाख का टर्नओवर हो रहा है, तो ये सारे बिजनेसेस को हमको ऑडिट करवाना पड़ेगा। इसके ठीक विपरीत दूसरे केस में अगर आप देखेंगे तो मेरा टर्नओवर 60 लाख का एक बिजनेस से है, 30 लाख का दूसरे से और 20 लाख का दूसरे से है। अगर मैं किसी एक बिजनेस के अंदर 44 एडी ऑप्ट कर दूं तो मेरे सारे बाकी बिजनेसेस का टर्नओवर 1 करोड़ से कम हो जाएगा। तो इस केस में तीनों बिजनेसेस के अंदर मुझे ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरे उदाहरण में जैसा आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति का बिजनेस भी है, उसका प्रोफेशन भी है, तो दोनों की लिमिट अलग अलग देखना है। उदाहरण के तौर पे अगर दोनों मिला के 1 करोड़ से ऊपर हो रही है, वहां पर ऑडिट नहीं होगा। हमें ये देखना है कि बिजनेस की 1 करोड़ से कम है और प्रोफेशन की 50 लाख से कम है, दोनों का टोटल करेंगे तो भले 1 करोड़ से ऊपर हो जाए। जैसे मेरे बिजनेस की रिसिप्ट 90 लाख है और प्रोफेशन की रिसिप्ट 40 लाख रुपीज है, टोटल मिला के भले 1 करोड़ 30 लाख है, पर इंडिविजुअली देखने में दोनों, क्योंकि 1 करोड़ और 50 लाख से एक्सीड नहीं हो रही, इसलिए दोनों केसेस में ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अगले उदाहरण में आप देख सकते हैं कि मेरे 4 बिजनेस हैं और चारों बिजनेस में 95% से ज्यादा रिसिप्ट और पेमेंट पूरे बैंकिंग चैनल से हैं, तो यहां पर मेरी लिमिट 10 करोड़ की हो जाती है। तो अगर मेरे F&O का टर्नओवर 6 करोड़ रुपए है, गोल्ड का 30 लाख है, इलेक्ट्रॉनिक का 20 लाख है और ग्रेन्स की ट्रेडिंग का 1 करोड़ 20 लाख है, तो चारों बिजनेस मिला के भी, क्योंकि 7 करोड़ 70 लाख हो रहा है, 10 करोड़ के ऊपर नहीं हो रहा, तो चारों बिजनेस का क्लब करने के बाद भी मैं ऑडिट की लिमिट के अंदर फॉल नहीं करूंगा। जैसे कि पंकज सर आपने बहुत अच्छे से गाइड करा कि कब टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी आएगी, यदि आपके मल्टीपल बिजनेस है तो कब आएगी, आपको कौन कौन से कवर करना चाहिए, कब आप 44 एडी कवर कर सकते हो, कब 44 एडी कवर कर सकते हो और कब टैक्स ऑडिट में आ सकते हो जी। अब एक क्वेश्चन एक और आता है कि यदि किसी का टर्नओवर कम है, 40 लाख ही है मान लीजिए, और वह भी डिमांड करता है कि उसको ऑडिट कराना है, टैक्स ऑडिट कराना है, तो अब वो किस सेक्शन में इसको ऑडिट को कवर होगा? देखिए, टैक्स ऑडिट अगर हम इनकम टैक्स स्टैट्यूट के सेक्शन 44 एडी की लिमिट्स में नहीं आ रहे हैं, पर एसएससी को बैंकिंग पर्पज से, कई पर्पज से अपनी सीए सर्टिफाइड रिपोर्ट लगती है, इसलिए हमारे इंस्टीट्यूट ने SRS 4410 स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज में अकाउंटेंट्स कंपाइलेशन रिपोर्ट प्रिस्क्राइब कर रखी है। ऐसे में फॉर्म नंबर 3CD भरना उस एसएससी के लिए जिसपे एप्लीकेबल नहीं है, कतई भी एडवाइजेबल नहीं है। हम इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट या तो उसकी अलग से बना दें जो SA 700 में ऑडिट ओपिनियन है, या SRS 4410 में अकाउंटेंट कंपाइलेशन रिपोर्ट दे दें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें केवल बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर ओपिनियन रहेगा ट्रू एंड फेयर का, या बुक्स ऑफ अकाउंट्स की प्रॉपर सीए सर्टिफाइड रहेंगे, बट वहां पर 3CD के जो डिटेल क्लॉजेस हैं वो एप्लीकेबल भी नहीं है और भरने की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगी। तो बैंकिंग पर्पसेस के लिए, टेंडर पर्पसेस के लिए हमारा अकाउंटेंट्स कंपाइलेशन रिपोर्ट जो सीए सर्टिफाई करते हैं वो बेस्ट अप्रोच है, ना कि हम 3CD भरें और टैक्स ऑडिट वॉलंटरी कराएं। ये आपने बहुत अच्छा गाइड करा है सबको कि 3CD करना जरूरी नहीं है, इसका सप्लीमेंट भी आंसर हमारे पास में मौजूद है, केवल उन केसेस के अंदर जिन पे लॉ में एप्लीकेबल नहीं है, जिनमें लॉ में एप्लीकेबिलिटी नहीं आ रही टैक्स ऑडिट की जी। अब हम कुछ डिस्कशन करते हैं कि 3CD को प्रॉपर फिलअप कैसा किया जाए, अगर हम क्लॉज वाइज डिस्कशन करना चाहें तो। जैसे कि पहले आता है पार्ट ए में आता है बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल की जाती है, जैसे पैन नंबर हो गया, स्टेटस हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या 31 मार्च की डेट का हमको स्टेटस मेंशन करना है, या जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट साइन की जा रही है
उस दिन का स्टेटस वहां मेंशन करना है। देखिए, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च जिस दिन हमने ऑडिट रिपोर्ट, जिस दिन की रिपोर्ट हम साइन कर रहे हैं, उसके बाद अगर कोई इवेंट हुआ है उसकी कहीं रिपोर्टिंग नहीं रहेगी। पर अगर ड्यूरिंग द ईयर में कोई पार्टनर नया आया है, कोई गया है, स्टेटस में चेंज हुए हैं, तो उसका डेफिनेटली हमको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। अगर 6 महीने मेरा कोई रजिस्ट्रेशन नंबर था जो 6 महीने बाद सरेंडर कर दिया, तो मुझे, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर वो रजिस्ट्रेशन नंबर किसी भी दिन था, इसलिए उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो ड्यूरिंग द ईयर जो ट्रांजेक्शन हुए हैं, स्टेटस हुए, उसकी रिपोर्टिंग, और 31 मार्च को जो स्टेटस है उसकी रिपोर्टिंग। पर 31 मार्च के बाद कोई इवेंट हुआ है उसकी रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जैसे कंपनी में कितनी बार नाम चेंजेस हो जाते हैं, तो क्या जो नाम चेंज हुए हैं, पहले कुछ और नाम था, बाद में कुछ और नाम हुआ, तो क्या दोनों नाम को वहां मेंशन करना जरूरी रहेगा? देखिए, कंपनी लॉ में भी ये रिक्वायरमेंट है कि अगर कंपनी का नाम चेंज हुआ है तो आप कंपनी का प्रेजेंट नाम और ब्रैकेट में फॉर्मरली नोन एज सो एंड सो, ये लिखना कंपनी लॉ में भी कंपलसरी है। सिमिलर पैटर्न पे जब हम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे तो 3CA में नेम ऑफ असेसी के साथ में फॉर्मरली नोन एज सो एंड सो ये डिटेल देना चाहिए। ये दोनों लॉ का कंप्लायंस होगा। जैसे क्लास 2 में एड्रेस रिपोर्ट करना होता है जी, तो यहाँ पर कौन सा एड्रेस मेंशन किया जाएगा? क्या रजिस्टर्ड एड्रेस या फिर जहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट रखी वो एड्रेस? ICAI द्वारा जारी गाइडेंस नोट के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर कंपनी है तो कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस है वही एड्रेस हमको मेंशन करना रहेगा। कंपनी लॉ में ये भी रिक्वायरमेंट है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आपको रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखना चाहिए। सो देयरफॉर ये भी कई बार हो सकता है कि हमारा स्टॉक रजिस्टर गोडाउन पे हो, कई प्रकार की बुक्स हो सकती हैं जो अलग अलग एड्रेस पे हो। तो जो क्लॉज नंबर 2 में एड्रेस की बात है, वहां पर कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस रहेगा। और नॉर्मल अगर असेसी है, नॉन कंपनी, तो उसका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, अगर पार्टनरशिप है तो जो पार्टनरशिप डीड में उसका रजिस्टर्ड एड्रेस स्पेसिफाई किया हुआ है उसका निर्देश हमको वहां करना चाहिए। जी, अब जैसे कि कोई GST नंबर या इनडायरेक्ट टैक्स नंबर कोई सरेंडर हो जाता है ड्यूरिंग द ईयर, तो अब 31 मार्च को वो नंबर तो मौजूद नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो अब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में क्या मुझे वो GST नंबर को शो करके प्रेजेंट करना पड़ेगा कि यह नंबर कैंसिल हो गया है? मैं जिस पीरियड का टैक्स ऑडिट कर रहा हूं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, उसके बीच में एक भी दिन अगर कोई GST रजिस्ट्रेशन नंबर था तो मुझे उसका उल्लेख करना कंपलसरी है, क्योंकि मैं उस पूरे पीरियड का ऑडिट कर रहा हूं। साथ ही ये जो क्लॉज नंबर 4 में हम इनडायरेक्ट टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हैं, इसमें कई सारे केस में ये भी इंस्टीट्यूट ने ऑब्जर्व किया है कि असेसी का पैन नंबर और GST रजिस्ट्रेशन नंबर में जो पैन नंबर है वो अलग आता है। कई बार क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म का GST नंबर है, बाद में वो डिसॉल्व होकर पार्टनरशिप की प्रोप्राइटरशिप हो गई, तो प्रोप्राइटरशिप का पैन नंबर जा रहा है पर GST नंबर वो पुराना वाला यूज हो रहा है, उसी पे बिजनेस हो रहा है। तो इस तरीके की मिस्टेक्स ना हो, ये एडवाइजेबल है। उस केस में GST नंबर नया ले लेना चाहिए, क्योंकि कई केस में इंस्टीट्यूट ने ऑब्जर्व किया है इस तरीके के डिफरेंसेस आते हैं, जिसकी वजह से इनकम टैक्स में मिसमैचेस और नोटिस भी इशू हुए हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अभी डिस्कशन करा कि GST नंबर यदि कैंसिल हो गया तो भी आपको वहां प्रेजेंट तो करना है, रिपोर्टिंग करनी है जी। क्या वहां पर रिपोर्टिंग करते समय यह भी मेंशन करना है कि ये GST नंबर कैंसिल हो गया है? देखिए, इसकी कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट लॉ के अंदर नहीं है और यूटिलिटी के अंदर भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम मेंशन करें कि ये नंबर चालू है या खत्म हो गया। केवल हमको इनडायरेक्ट टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करने का अलाउ GST यूटिलिटी करती है। हम क्लॉज नंबर 8 को डिस्कशन करते हैं। क्लॉज नंबर 8 में जिस पर्सन का टैक्स ऑडिट किया जा रहा है वह किस सेक्शन के अकॉर्डिंग किया जा रहा है, किस सेक्शन के अंतर्गत किया जा रहा है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और कौन सी जगह पे कौन सा प्रॉपर सेक्शन फिलअप करना चाहिए? जहां तक क्लॉज 8 में क्लॉजेज रिपोर्ट करने की बात है, तो कौन से क्लॉज में ऑडिट हो रहा है इसका अपना एक रेलेवेंस है, पर यहाँ पर हमको सही रिपोर्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 44ABA की जैसे बात करें, जहां 1 करोड़ के ऊपर टर्नओवर हो रहा है उसके लिए ABA आ गया। इस तरीके से 8 सब क्लॉजेज हैं। इसमें कॉमनली गलती जो देखने में आई है, जहां मैं कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं तो वहां पर मेरा ऑडिट कंपनीज एक्ट में अलग से हो रहा है, इसलिए इसको लास्ट वाले क्लॉज में थर्ड प्रोवाइजो ऑडिटर अंडर एनी अदर लॉ इसमें रिपोर्ट करना चाहिए, जबकि मैक्सिमम केस में इसको फर्स्ट वाले क्लॉज में रिपोर्ट किया गया है। तो कंपनीज के केस में इंस्टीट्यूट ने भी कई केसेस में एडवाइजरी जारी करी है कि आप गलत क्लॉज में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहाँ रिपोर्टिंग ऑडिटर अंडर एनी अदर लॉ थर्ड प्रोवाइजो का जो लास्ट ऑप्शन आता है 8 नंबर का, वहां पर कंपनी के ऑडिट की रिपोर्टिंग हमको होगी। इस क्लॉज में कंपनी का ऑडिट हो रहा है, बाकी ऑडिट्स में बहुत ज्यादा इशू नहीं आता। अब क्लॉज नंबर 10A की डिस्कशन कर रहे हैं जी, तो वहां पे लिखा था नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। यहाँ पर बिजनेस या प्रोफेशन का टैक्स ऑडिट किया जा रहा है, वह शो करना होगा। तो क्या यहाँ पर बिजनेस कोड भी कोड किया जाएगा? और यदि मल्टीपल बिजनेस है तो क्या सभी बिजनेस का मेंशन करना जरूरी है?
जी बिल्कुल। क्लॉज नंबर 10 के अंदर इंस्टीट्यूट ने भी कई केसेस में ये नोटिस किया है कि आपने अगर मल्टीपल बिजनेस है, मेरा ट्रेडिंग भी है, होलसेल भी है, सर्विस प्रोवाइडर भी है, तो मुझे कोड और सब कोड और सारे कोड सब कोड जितने बिजनेस है मल्टीपल मुझे मेंशन करना है। केवल एक मेजर वाला मेंशन करके मैं नहीं बच सकता, मुझे सारे मल्टीपल बिजनेस कोड, अगर मेरे 5 अलग अलग प्रकार के बिजनेस है तो पांचों कोड मुझे एंटर करना पड़ेंगे क्लॉज 10 के अंदर, जिससे उस टैक्स ऑडिट की यूटिलिटी बढ़ जाती है। जी जी। अब क्लॉज 11 पे डिस्कशन कर रहे हैं हम यदि, तो वहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताया गया है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट जो अकाउंटिंग के लिए रिक्वायरमेंट है, क्या सिर्फ उन्हें ही मेंशन करना जरूरी है या फिर वहाँ पे अदर एक्ट में भी जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है, जैसे जीएसटी एक्ट में या कंपनीज एक्ट में जो डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, क्या उन सभी को यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है? देखिए यहाँ दो चीजें हैं। क्लॉज 11 के अंदर दो पार्ट हैं। पहला पार्ट पूछता है लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन, तो वहां पर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिक्वायर्ड है उन्हीं को मेंशन करना है। पर सेकंड पार्ट में पूछता है बुक्स ऑफ अकाउंट एग्जामिन, बुक्स ऑफ अकाउंट एंड नेचर ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट एग्जामिन। तो वहां पर मैंने परचेज इनवॉइस, सेल इनवॉइस, जीएसटी रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल कंफर्मेशन आदि जितने भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए हैं उन सब का उल्लेख मुझे करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ में। तो क्लॉज 11A के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट कौन सी मेंटेन्ड है उनकी लिस्ट आएगी, और 11C के अंदर मेरी लिस्ट आ जाएगी बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ ही जो दूसरे डॉक्यूमेंट मैंने एग्जामिन किए हैं उनका भी मुझे ब्यौरा वहां देना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि आपको जो मेंशन करना है बुक्स ऑफ अकाउंट, वो तो इनकम टैक्स ऑडिट के हिसाब से करना है, इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से, लेकिन जो आपने बुक्स चेक करी है वहां पे आप जीएसटी के जो डॉक्यूमेंट्स है या कंपनी सेक्रेटरी जो डॉक्यूमेंट है वो सब भी आपको मेंशन कर देना चाहिए। इसका मतलब बिल्कुल मेंशन करना है। एक क्लॉज में ये भी पूछता है कि वेदर द असेसी हैज मेंटेन्ड द बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर 44AA। वहां हम यस लिखते हैं पर कंपनीज के केस में नो आएगा, क्योंकि कंपनीज के केस में कोई बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिस्क्राइब ही नहीं की गई है। ये भी एक कॉमन एरर कई रिपोर्ट्स में देखा गया है। तो वेदर कंपनी के केस में बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर 44AA मेंटेन, तो वहां नो आंसर आना चाहिए। अब क्लॉज 13 में यदि डिस्कशन करें तो वहां पर बताई जाती है कि आपकी मेथड कौन सी है अकाउंटिंग की। अब कितनी बार बहुत से असेसी हाइब्रिड मेथड यूज कर रहे हैं, तो उससे मेंशन करने के लिए क्या क्लॉज वहां पे अवेलेबल है 3CD में, या फिर उससे करना हो तो कैसे मेंशन किया जा सकता है? देखिए यूटिलिटी हमें परमिट करती है कैश या मर्केंटाइल, केवल ये दो मेथड मेंटेन करने के लिए, और अब हाइब्रिड मेथड परमिसिबल नहीं है। बट जेके बैंकर्स के केस में और कई सारे ऐसे डिसीजंस हैं जहां कोर्ट ने बोला है कि हर सोर्स ऑफ इनकम के लिए एक अलग मेथड ऑफ अकाउंटिंग हम फॉलो कर सकते हैं। यहां पर प्रिंसिपली हम मर्केंटाइल फॉलो करते हैं, पर नोट्स में लिख सकते हैं कि द असेसी इज फॉलोइंग मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्ट फॉर फॉलोइंग आइटम्स ऑफ रेवेन्यू फॉर विच रिकॉग्निशन इज डन ऑन एक्चुअल रिसिप्ट बेसिस। हम बात करें जैसे नगर निगम हुआ या कई सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करें तो वहां पर नॉर्मली तो मर्केंटाइल फॉलो होता है, पर कुछ आइटम जैसे प्रॉपर्टी टैक्स या वाटर टैक्स ये एक्चुअल रिसिप्ट के बेस पे ही रिकॉर्ड होते हैं। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड जैसे एक्चुअल जब हमको मिलता है तभी उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये एक एक्सेप्शन है, प्रिंसिपल मर्केंटाइल होता है, पर कई केसेस के अंदर सोर्स वाइज हम कैश को भी यूज कर सकते हैं। अब हम क्लॉज 17 को डिस्कस कर रहे हैं, तो वहां पे पूछा गया कि अंडर सेक्शन 50C और 43CA के अंदर जो ट्रांजेक्शन हुए हैं जी उनको रिपोर्टिंग करने के बारे में बताया गया है। तो अब ऐसे कोई नेचर होते हैं जो पर्सनल एसेट से रिलेटेड हुए, जो बिजनेस नेचर से थे ही नहीं, तो क्या उन्हें भी यहाँ पे शो करना जरूरी होगा? अगर मेरे पास कोई लैंड है जिसकी गाइडलाइन वैल्यू 1 करोड़ थी और मैंने उसको 50 लाख में बेची है, तो मेरा वायलेशन जरूर हुआ है 50C का, बट क्योंकि ये लैंड मेरी बिजनेस के अंदर नहीं थी, ये बिजनेस के लिए यूज नहीं हो रही थी, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं थी, तो ये टैक्स ऑडिट के प्रेरोगेटिव में नहीं आएगी। सो देयरफॉर अगर असेसी मुझे डिटेल प्रोवाइड करता है कि सर ये मैंने 1 करोड़ के 50 लाख में बेची है, आप रिपोर्ट करो, तभी मैं उसको रिपोर्ट कर पाऊंगा, अन्यथा ये मेरे सब्जेक्ट में भी नहीं है क्योंकि वो बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट नहीं है। और मेरा 3CB के अंदर स्टार्टिंग ही होती है, वी हैव ऑडिटेड द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द असेसी। सो देयरफॉर इंडिविजुअल प्रोप्राइटर के केस में अगर वो बुक्स में नहीं है तो मेरी कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट नहीं है। जी, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी डिस्कशन करा था कि टैक्स ऑडिट जो करना है वो असेसी का करना है या असेसी के बिजनेस का करना है। दैट मीन्स कि जैसे हमारा डिस्कशन हुआ था कि ये असेसी के बिजनेस का ऑडिट किया जा रहा है जी, इसीलिए उनके जो पर्सनल एसेट्स का है नेचर है उससे यहाँ मेंशन करना कंपलसरी नहीं है। ऐसे ही हम क्लॉज नंबर 20B को यदि देखें तो वहाँ ESIC और PF के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, तो उसे किस तरह से प्रॉपर शो करना चाहिए ESIC और PF को मेंशन को वहां पर? क्लॉज 20B
डिलेड डिपॉजिट ऑफ एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, जिसको अब 224(10) के अंदर इनकम माना गया है और 143(1) में इसके ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट भी होके आ रहे हैं। इस क्लॉज के अंदर कई सारी गलतियां मेंबर्स द्वारा की जा रही हैं। पहली गलती ये कि हम एम्प्लॉइज पीएफ कंट्रीब्यूशन तो दे रहे हैं, पर अगर उस पर ईएसआईसी एप्लीकेबल है तो उसको भी हमको स्पेसिफिकली इस क्लॉज में देना है, जो कई बार मेंबर्स देने से चूक जाते हैं। दूसरा, हम लोग ड्यू डेट भी कई बार गलत मेंशन कर रहे हैं। ड्यू डेट वही होगी जो उस रिस्पेक्टिव स्टैट्यूट के अंदर है। पहले 5 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता था, पर अब लॉ में चेंज आ गया है, अब एक भी दिन का ग्रेस पीरियड अवेलेबल नहीं है। सो देयरफॉर अगर आप एक भी दिन डिले होते हैं तो ऑटोमेटिक उतने डिलेड कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉइज का है उसका एडिशन हो जाएगा और आपको आगे कभी भी उस चीज की छूट नहीं मिलेगी। एक प्रश्न ये भी आता है कि मैंने अप्रैल, मई और जून 3 महीने की सैलरी 1 जुलाई को पेमेंट करी, तो क्योंकि जुलाई को पेमेंट करी तो क्या इसकी ड्यू डेट 7 अगस्त हो जाएगी, अगले महीने की 7 तारीख? नहीं। यहां पर गुजरात हाईकोर्ट का चेकमेट का डिसीजन जो बाद में सुप्रीम कोर्ट में अपहेल्ड हुआ है, उसमें स्पष्ट रूप से बताया है कि जिस महीने की सैलरी है उसके अगले महीने की 7 तारीख आपकी ड्यू डेट रहेगी। तो अप्रैल की सैलरी भले मैं जुलाई में पेमेंट कर रहा हूं, पर अप्रैल की सैलरी के पीएफ कंट्रीब्यूशन को, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को जमा करने की तारीख 7 मई ही रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे पीएफ और ईएसआईसी में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी होता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी होता है जी, तो वहां दोनों कंट्रीब्यूशन को अलग अलग मेंशन करना जरूरी है? देखिए, जब हम पेमेंट करते हैं तो दोनों कंट्रीब्यूशन का साथ में पेमेंट करते हैं तो चालान फुल अमाउंट का रहता है, पर क्लॉज 20B की जो रिक्वायरमेंट है वहां केवल एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना रिकवर किया और कितना पे किया उतना ही मेंशन करना है हमको। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए हमको 43B वाले क्लॉज में मेंशन करने की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ केवल एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का शेयर ही मेंशन रिपोर्ट करना है। जी, जैसे हम डिस्कशन करते हैं क्लॉज 21A के बारे में, जो कि शो करता है कि एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ पेनल्टी और फाइन फॉर वायलेशन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स। जी, उसके अंदर जो है, उस क्लॉज के अंदर क्या जैसे जीएसटी की लेट फीस भी रिपोर्ट की जाएगी या इंटरेस्ट ऑन लेट फीस और फाइलिंग ऑफ टीडीएस भी किया जाएगी, या कौन कौन से ऐसे नेचर है जिसे हमें यहाँ पर रिपोर्ट करना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है और इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग और जरूरत है, क्योंकि बजट में इस बार इसके रिलेटेड चेंजेस भी आए हैं। यहाँ पर पूछा है लेट फीस या फाइन, इसके बारे में नहीं, पेनल्टी के बारे में पूछा है। पेनल्टी 2 टाइप की होती है, पेनल्टी फॉर इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ और पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपका और मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसको ब्रीच करने की मैं पेनल्टी दे रहा हूं, वो अलावेबल पेनल्टी है। यहां केवल लॉ को ब्रेक करने की जो पेनल्टी है उसकी रिपोर्टिंग मुझे करना है, क्योंकि वो डिसअलावेबल है। पेनल्टी में भी 2 चीजें होती हैं, एक जो लॉ के इन्फ्रैक्शन के लिए है और दूसरा कंपनसेटरी इन नेचर है। जैसे मैंने अगर जीएसटी में इंटरेस्ट दिया है वो अलावेबल है, क्योंकि वो कंपनसेटरी पेमेंट है। जीएसटी में लेट फाइलिंग फीस भरी है, वो कंपनसेटरी नेचर की होती है, इसलिए अलावेबल है, वो पेनल्टी के अंदर नहीं आएगी। इंटरेस्ट ऑन लेट डिपॉजिट ऑफ टीडीएस, ये भी पेनल्टी के नेचर में नहीं है। ये अलावेबल है या नहीं, ये अपने आप में एक अलग प्रश्न है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन टैक्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड टैक्स, पर इसकी रिपोर्टिंग कहीं भी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर रिक्वायर्ड नहीं है। यहां एक और इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट इस बार आया है कि पेनल्टी फॉर इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ, तो लॉ कौन सा? अभी तक ये था कि इंडियन लॉ आपने ब्रेक किया उसकी पेनल्टी है, तो वो आपकी अलावेबल नहीं होगी। पर अब इस बार बजट में कर दिया कि आपने यूएस या किसी और देश का कानून तोड़ा है और उसकी पेनल्टी लगी है, उसको भी आपको छूट यहां नहीं मिलेगी। कई बार हम नगर निगम को कंपाउंडिंग फीस देते हैं, अभी तक कंपाउंडिंग फीस को कंपनसेटरी मान के अलावेबल माना जाता था। इस बार बजट में अमेंडमेंट आ गया है कि अगर कोई कंपाउंडिंग फीस भी दी है तो वो भी पेनल्टी रहेगी, उसकी भी रिपोर्टिंग करके डिसअलाउंस हमको इंडिकेट करना पड़ेगा। इसका मतलब कि जिस तरह से आपने गाइड करा कि यहाँ पर लॉ वर्ड दिया हुआ है, यहाँ पर इनकम टैक्स लॉ नहीं बोला गया कि सिर्फ इनकम टैक्स लॉ की पेनल्टी आप यहाँ गाइड मेंशन करें। जी, मतलब जीएसटी में भी कुछ पेनल्टी है जो कि यहाँ डिसअलाउड होगी, कंपनी एक्ट में भी है जो डिसअलाउड होगी, तो जितनी भी डिसअलाउड हो सकती है पेनल्टी वो सभी आपको यहाँ मेंशन करना जरूरी है। बिल्कुल। अब हम सेक्शन 269 एसएस और एसटी की बात करते हैं। अब वहां पर सिक्योरिटी डिपॉजिट को रिपोर्ट करने के बारे में बताया गया है। जिस तरह से कंपनी एक्ट में क्रेडिटर का 1 साल का पेमेंट ना होने पर भी उसे डिपॉजिट मान लिया जाता है, तो यहाँ पर जो डिपॉजिट बोला गया है वो कंपनी सेट के अकॉर्डिंग भी देख के मुझे मेंशन करना है। सेक्शन 269 और टी के अंदर एनी लोन, डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम, ये 3 आइटम इंक्लूड किए हैं और इसका परव्यू अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो कंपनीज एक्ट के अंदर रिस्ट्रिक्टिव मीनिंग नहीं लेंगे, यहाँ वाइड मीनिंग लेंगे। किसी भी तरीके का लोन, डिपॉजिट या स्पेसिफाइड सम अगर ड्यूरिंग द ईयर हमने एक्सेप्ट किया है तो उसकी रिपोर्टिंग हमको यहाँ करनी पड़ेगी। कई बार कॉमनली ये गलती भी होती है कि मेरा ओपनिंग बैलेंस जो था 2 लाख का था, इस बार मैंने 2 लाख के ऊपर 20,000 का इंटरेस्ट क्रेडिट किया, तो क्या ये 20,000 का जो इंटरेस्ट मैंने क्रेडिट किया है इसको भी मैं लोन का एक्सेप्टेंस मानूंगा? नहीं, ये इंटरेस्ट क्रेडिट है। पर अगर आपने ये इंटरेस्ट का रीपेमेंट किया है
तो एक बार मेरे लोन में क्रेडिट हो गया, वो मेरा लोन बन गया, उसकी रिपोर्टिंग 269T के अंदर करनी पड़ेगी। एक बिल्डर्स के रिलेटेड बहुत बड़ी समस्या यहाँ क्रिएट हो गई है। 269SS में जब वर्ड यूज किया गया स्पेसिफाइड सम, तो स्पेसिफाइड सम के अंदर अगर मैंने किसी प्रॉपर्टी के सौदे से रिलेटेड कोई भी एडवांस लिया है, अगर मैं बिल्डर हूं और मैंने 50 लोगों से बुकिंग एडवांस लिया है, तो मैंने उन 50 लोगों की पूरी लिस्ट मुझे इस क्लॉज के अंदर रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तो इस क्लॉज की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है इन कारणों की वजह से। इसका मतलब 269SS और टी पे आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रखना चाहिए। जब भी आप 3CD को फिलअप करो तो प्रॉपर देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर डिपॉजिट कवर हो रहा है 269SS TT में। जी, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके श्रोताओं के लिए बताना चाहूंगा। एक अमेंडमेंट 2017 में आया था जो 90% लोगों को पता ही नहीं है। वह क्या? नॉर्मली अगर मैंने आपसे लोन लिया तो 269SS एप्लीकेबल है, उसकी रिपोर्टिंग होती है, और मैंने जो लोन लिया था वो चुकाया, उसकी रिपोर्टिंग होती है। पर नोटबंदी वाले साल में टैक्स ऑडिट को अमेंड करके एक नया चीज लेके आ गए कि अनमोल जी, मैंने आपको अगर कोई लोन दिया और वो लोन आप मुझे रीपे कर रहे हो तो 269SS और T दोनों ही नहीं लगते, पर उसकी रिपोर्टिंग भी मुझे क्लॉज 34 के अंदर करनी पड़ेगी कि अगर मैंने आपको लोन दिया था और उसका रीपेमेंट मुझे आया है तो उसकी रिपोर्टिंग भी यहाँ पे रहेगी और उसका सोर्स मुझे बताना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा क्लॉज है जो हमारे इंस्टीट्यूट ने भी क्लैरिटी दे रखी है इसके ऊपर कि जो लोन दिया था और रीपेमेंट आया है उसकी रिपोर्टिंग करनी है, पर कई रिपोर्ट्स में इसका पालन नहीं देखा गया है। अगर मैंने कोई कोऑपरेटिव क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास कोई एफडी कराई थी और वो एफडी मैच्योर होकर आई है तो उसकी रिपोर्टिंग भी मुझे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में इस क्लॉज में करनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत ही रिमोट क्लॉज है जिसका हम सब लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। जी, अब हम डिस्कशन करते हैं क्लॉज नंबर 44 पे, जो कि बहुत ही हॉट टॉपिक है अभी के बारे में। जी, तो वहां पर जो बताया गया है, ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एंटाइटी रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड अंडर GST। जी, अब सबसे पहले तो ये डिस्कशन में आता है कि क्या ये वाला क्लॉज फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए एप्लीकेबल है। बिल्कुल इस साल के ऑडिट बल्कि पिछले साल के ऑडिट से ही एप्लीकेबल हो चुका है। अब यहाँ पर जो हमें रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, पहला सवाल इन्होंने कॉलम में पूछा है टोटल एक्सपेंडिचर, तो क्या इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा? बिल्कुल आएगा। हमारे गाइडेंस नोट ने इसमें सुझाव दिया है कि हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग लाइन में लिखें, कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग लाइन में लिखें। इसके बाद आगे पूछा है कि रजिस्टर्ड एंटिटीज से कितना है, उसमें भी 3 कॉलम है। पहला एग्जेम्प्ट एंटिटीज से कितना है, कंपोजिशन से कितना है, एंड अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज। अब एग्जेम्प्ट के अंदर क्या नॉन GST सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई आएगा? यस, जो डेफिनेशन है उसके अंदर मुझे नॉन GST आइटम है, सपोज मैंने पेट्रोल लिया पर पेट्रोल पंप वाला रजिस्टर्ड है तो उसको भी मुझे एग्जाम में देना पड़ेगा। मैंने ग्रेन्स खरीदे, ग्रेन्स बेचने वाला रजिस्टर्ड है तो वो ग्रेन्स वाले नील रेट पे हैं पर मुझे उसको रिपोर्टिंग इसी के अंदर करनी पड़ेगी। तो ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट और एग्जाम्ड आइटम्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट आएगी। फिर आगे पूछा है कि टोटल पेमेंट इन लोगों को कितना किया, तो टोटल पेमेंट क्या एक्चुअल पेमेंट आएगा? नहीं, यहां भी हमारे इंस्टीट्यूट के गाइडेंस नोट ने क्लियर किया है कि आप पेड इंक्लूड्स पेएबल, तो मैंने खर्चा अगर इंकर किया है, चाहे पे किया हो न किया हो, मुझे पूरे आइटम की रिपोर्टिंग क्लॉज 44 के अंदर करनी पड़ेगी। साथ ही इसमें अगर मेरे मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है तो हमारा गाइडेंस नोट सजेस्ट करता है कि अगर आपके 5 GST नंबर है तो पांचों वाइज आप अलग अलग इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, जो रिकंसिलेशन के लिए हमारे लिए बहुत बेहतर रहेगी। कुछ आइटम्स ऐसे हैं, जैसे मैंने इंटरेस्ट का पेमेंट किया है तो इंटरेस्ट के ऊपर GST नहीं है, पर उसको हमें रजिस्टर्ड सप्लाई के अंदर हमको रेफर उसका करना है। जी, अब यदि एक सेकेंडरी मैटर में इसको देखें, यदि मेरे पास में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन क्लब ना हो पा रही है, यदि SSC इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड कर पा रहा है कि रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, सब बाइफर्केशन लेते हुए, तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे लिए क्या क्लॉज अवेलेबल है कि मैं कहाँ पर मेंशन करना चाहिए मुझे, या क्या यहाँ पे मेंशन करना चाहिए, या मेरी रिपोर्टिंग में कहाँ पे क्या चीज रिपोर्ट करना चाहिए? देखिए, इस क्लॉज में गलती होने की संभावना बहुत है क्योंकि क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम में मास्टर डेटा इतना अपडेटेड रहता नहीं है कि वो ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। साथ ही यहाँ पर कई बार ये क्लॉज उन पे भी एप्लीकेबल है जिनका टैक्स ऑडिट तो हो रहा है पर उनके ऊपर GST रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे केस में इंफॉर्मेशन कंपाइल करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर हम जो भी इंफॉर्मेशन क्लाइंट से प्रोवाइड हो रही है वो क्लॉज में रिपोर्ट करें और 3CB के अंदर एक ऑब्जर्वेशन दे दें कि दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट, हाउएवर वी आर नॉट इन अ पोजीशन to verify it from the records maintained by the assessee in absence of any specific data maintained on this regard। तो एक डिस्क्लेमर भी हम दे दें और साथ ही जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर दें। दैट इज द बेटर अप्रोच। जी, जितना कि हमने अभी तक डिस्कशन करा 3CD से रिगार्डिंग कि कैसे कब एप्लीकेबिलिटी होगी, प्रॉपर 3CD में क्या चीज मेंशन करना चाहिए, जितना हमने डिस्कशन करा उसके अलावा भी आपको कुछ पॉइंट रखते हैं कि हाँ ये पॉइंट 3CD में ध्यान रखना चाहिए, तो वो आप गाइड कर सके। तो कई सारे ऐसे डिसअलाउंसेस होते हैं जो
ऑडिटर के हिसाब से हो रहे हैं पर असेसी उसके लिए एग्री नहीं करता। उदाहरण के तौर पे अगर मैंने 50,000 रुपए का बिजली का बिल नगद में पे किया है तो क्या ये 48(3) में अलाउ होगा या नहीं होगा? आप कहेंगे ये तो गवर्नमेंट कंपनी को दिया है, पर 6DD में गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट है, गवर्नमेंट कंपनी एग्जेम्प्ट नहीं है। तो अगर हम मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को 50,000 रुपए का नगद पेमेंट करते हैं बिजली के बिल का, तो टेक्निकली वो 48(3) में डिसअलाउएबल है। ऐसे केस में एज एन ऑडिटर हमारी क्या जिम्मेदारी है, जब क्लाइंट एग्री नहीं कर रहा उसको रिपोर्ट करने की 3CD में, एज एन ऑडिटर हमको ये देखना है कि हमारे हिसाब से क्या चीज डिसअलाउएबल है और वो 3CD में रिपोर्ट हुई है या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो ऐसे सारे आइटम्स को रिपोर्ट करने के लिए हमारे पास में फॉर्म नंबर 3CB जो हमारी अपनी रिपोर्ट है, ऐसे केस में हम ये रिपोर्ट कर सकते हैं कि द assessee is following a policy that no payment above rupees 10,000 is made in cash. However, on test check of the records, we have found that rupees 50,000, which is in excess of 10,000, is made payment to the Madhya Pradesh Paschim Kshetra Company Limited, which is a government company, in cash. And it is not considered as violation because it is a genuine payment in view of following judicial pronouncement. तो अगर कोई क्लाइंट ने लीगल डिसीजन या लीगल ओपिनियन के बेस पे उसको डिसअलाउंस नहीं माना है और हमारे हिसाब से अगर इस इशू पे डिबेट है तो उसको हम 3CB में ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं। इसके दो इंपैक्ट होते हैं। अगर 3CD में कोई भी आइटम आपने लिखी है तो 143(1) में अब 2016 से एक अमेंडमेंट आ गया है कि 3CD में ऑडिटर ने कोई डिसअलाउंस इंडिकेट किया है पर रिटर्न में उसको नहीं बताया तो ऑटोमेटिकली रिटर्न में उसका एडजस्टमेंट होके आ जाएगा। तो यहां हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमने 3CD में उसको दिखा दिया है, क्लाइंट ने 3CD में दिखा दिया और हमने उसको रिपोर्ट कर दिया है तो उसका एडजस्टमेंट होना तय है। और अगर क्लाइंट ने कहीं एग्री नहीं किया कि इसको मैं डिसअलाउंस नहीं मानता हूं तो हम 3CB में रिपोर्ट कर दें। नॉर्मली 3CB की डिजिटल रीडिंग इस तरीके से नहीं हो रही, तो 3CB में अगर कुछ लिखा है तो उससे ऑटोमेटिक 143(1) में डिसअलाउंस होके नहीं आएगा। एक और हमने ऑब्जर्व किया है कई बार क्लॉज नंबर 16D, एनी आइटम नॉट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें हमारे कई सारे मेंबर्स इंटरेस्ट और कैपिटल गेन्स वगैरह को रेफर कर देते हैं क्योंकि ये अलग अलग हेड्स में ऑफर किए और PNL में क्रेडिट नहीं होते हैं। और इसकी रिपोर्टिंग होने की वजह से भले ही इसको हमने अदर सोर्स में इंटरेस्ट को कैपिटल गेन में कैपिटल गेन को ऑफर किया है, पर जब 143(1) आया तो क्योंकि ऑडिटर ने 16D में एनी आइटम नॉट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका डिस्क्लोजर दिया था तो उसका डबल टैक्सेशन होके आ गया। ऐसे में इंस्टीट्यूट ने इस इशू को रेज भी किया और यह पता चला है कि क्लॉज 16D में केवल उन आइटम को रिपोर्ट करना है जो सेक्शन 28 के स्कोप में आते हैं, जो बिजनेस इनकम थी और फिर भी PNL में क्रेडिट नहीं करी, उसकी रिपोर्टिंग करना है। इंटरेस्ट, कैपिटल गेन वो नेचुरली ही मेरी बिजनेस की इनकम नहीं है, 28 की चार्जिंग सेक्शन में फॉल नहीं करते, इसलिए उसकी कोई भी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं थी। यहां हमको लॉ की स्पिरिट के साथ में देखना पड़ेगा कि फॉर्म 3CD में उसका डिस्क्लोजर क्यों मांगा गया है। जी पंकज जी, आपने 3CD को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा जी, बहुत से टिपिकल पॉइंट को भी कवर किया जो कि मेंबर्स को बहुत हेल्प करेगा फिलअप करते समय 3CD को। अब हम कुछ जनरल क्वेश्चन को भी ऑब्जर्व करते हैं एक बार। बिल्कुल। क्या 3CD को एक बार फिलअप होने के बाद में क्या उसको रिवाइज किया जा सकता है? और यदि रिवाइज किया जा सकता है, ऑप्शन है, तो कितने टाइम तक उसे रिवाइज किया जा सकता है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिवीजन ऑफ टैक्स ऑडिट या ऑडिट रिपोर्ट्स के ऊपर हमारे इंस्टीट्यूट का गाइडेंस भी अवेलेबल है। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी भी ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज कर रहे हैं तो क्यों रिवाइज कर रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन रीजन में हमको लिखना पड़ेगा। सेकेंडली, जो ऑडिट रिपोर्ट को हमने रिवाइज किया है वो किस किस को सर्कुलेट की गई, कौन के स्टेक होल्डर्स हैं, उनको हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ये ऑडिट रिपोर्ट जो हमने इशू की थी इसको रेफर न करें क्योंकि अब ये रिवाइज हो गई है और इस रिवाइज रिपोर्ट को इशू करें। अगर ये नहीं किया जाता तो वो ग्रॉस नेग्लिजेंस का मामला बनता है। जो 3CD में जो है प्रॉपर रिपोर्टिंग करने से किस तरह से अननेसेसरी नोटिस और पेनल्टी से बचा जा सकता है? टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जैसा कि मैंने आपको बताया 100% स्क्रूटनी हो गई है। तो अगर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में आपने प्रॉपर रिपोर्टिंग करी और हमारा ITR भी उसको सिंक्रोनाइज करते हुए जो रिस्पेक्टिव कॉलम है उसमें हमने रिपोर्टिंग कर दी, तो मिसमैच होने की संभावना, कोई भी नोटिस 143(1) में आने की संभावना मिनिमाइज हो जाती है। इसलिए ये एडवाइजेबल है कि ITR फॉर्म भी जो बन रहे हैं वो जो सॉफ्टवेयर से जनरेट होता है उसके बाद हम एक व्यू ड्राफ्ट फॉर्म देख लें कि सही चीज सही कॉलम में सॉफ्टवेयर ने इंप्रूव करी है या नहीं करी। तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और ITR इनको अगर सिंक्रोनाइज करके भरा जाएगा तो नोटिस आने की संभावना मिनिमम होती है। इसका मतलब यही है कि 3CD को जितने भी क्लॉज दे रखे हैं उसे बहुत माइन्यूटली पढ़ के और बहुत अच्छे से उसे फिलअप करना चाहिए
और साथ में इनकम टैक्स रिटर्न भी उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर फिलअप होना चाहिए। डेफिनेटली टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के सही कॉलम में सही रिपोर्टिंग करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि नॉर्मली जो ऑडिट हम करते हैं वहां लिखते हैं द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, जबकि 3CD में जो पर्टिकुलर्स हैं वहां लैंग्वेज यूज की गई ट्रू एंड करेक्ट। तो ट्रू एंड फेयर के मुकाबले ट्रू एंड करेक्ट में एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारी जिम्मेदारी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। जी, अब जैसे इसी क्वेश्चन में हम आगे बढ़े तो जनरली क्या होता है कि जब भी हम डेटर्स या स्टॉक के लिए मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं कि डेटर्स की पोजीशन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग है, स्टॉक की पोजीशन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग है, तो क्या ये सफिशिएंट डॉक्यूमेंट है क्या ये सफिशिएंट डॉक्यूमेंट है? कई मामलों में ऐसे 501 के वायलेशन के लिए मेंबर्स को नोटिस गए हैं जहां उन्होंने लिख दिया कि इन्वेंट्री हैज बीन एक्सेप्टेड एज सर्टिफाइड बाय द मैनेजमेंट, या बैलेंसेस जो डेटर्स के बैलेंसेस हैं दे आर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। क्योंकि ऐसे केसेस में समस्या ये है, एज एन ऑडिटर कोई भी मटेरियल आइटम ऑफ बैलेंस शीट के केस में हमारी दो रिक्वायरमेंट है, उसकी एग्जिस्टेंस और कंडीशन दोनों वेरीफाई करना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम ये नहीं कर रहे हैं और क्लीन रिपोर्ट दे रहे हैं तो हमारे ऑडिट के अंदर डेफिशिएंसी आ जाएगी। अभी 11 जुलाई का एक नफरा का भी डिसीजन आया है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि जो भी रिसीवेबल्स हैं, मेजर रिसीवेबल से कम हमें डायरेक्ट कंफर्मेशन बुला लेना चाहिए। साथ ही हम बात करें इन्वेंट्री की तो 31 मार्च को हमको इन्वेंट्री को वेरीफाई करना है। अगर नहीं कर पाए तो बाद में दिन पे वेरीफाई करके उसको रिसिप्ट और पेमेंट से जाके 31 मार्च का स्टेटस निकालना है। और इसके अलावा एक और अल्टरनेट प्रोसीजर हमारे पास अवेलेबल है कि 31 मार्च को अगर कुछ स्टॉक था तो हम जब अगस्त में ऑडिट करने जा रहे हैं तो अगले 5 महीने में वो स्टॉक बिक जाना चाहिए। अगर वो बिक गया है तो इससे प्रूव होता है कि वो स्टॉक उस दिन था और सेलेबल कंडीशन के अंदर था। तो एज एन ऑडिटर हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स ऑडिट में भी ऑडिट करने की है, बिकॉज इट इज एन ऑडिट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसका मतलब हमें मैक्सिमम डेटा से कंफर्मेशन लेना चाहिए, मटेरियल डेटा से लेना चाहिए जी। इसी कड़ी में हम आगे बात करें तो क्या ऐसा कोई पोर्टल अवेलेबल है एज ऑन टुडे पोजीशन पे जहां पे मुझे अपने क्लाइंट का बैंक बैलेंस का बैलेंस कंफर्मेशन मेरा वेरीफाई हो सके? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने रेस किया है। इसी 1 जुलाई को हमारे इंस्टीट्यूट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव आरबीआई के साथ में लिया हुआ है कि आरबीआई एक फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करवा रहा है जिसमें हम अपने क्लाइंट का 31 मार्च का बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे तो उस दिन क्या बैलेंस था वो आरबीआई से हमको इंडिपेंडेंटली कंफर्म हो जाएगा। तो ये ऑडिट के अंदर एक रेवोल्यूशनरी कदम है जिससे हमारा बैलेंस कंफर्मेशन इंडिपेंडेंटली आरबीआई से हो जाएगा। इसके लिए हमको क्लाइंट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और जिसकी वजह से जो बड़ी कंपनीज में पहले बैलेंस कंफर्मेशन की वजह से फ्रॉड हुए हैं उससे हम बच जाएंगे। साथ ही श्रोताओं को मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब हम ऑडिट कर रहे हैं तो ऑडिट में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स भी हमारे डॉक्यूमेंटेशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ऑडिट वर्किंग पेपर्स में बैंक रिकंसिलिएशन का पार्ट हम अपने पास में रख लें, उसका डॉक्यूमेंटेशन कर लें, क्योंकि आगे जाके कंपलसरी पीयर रिव्यू सबके ऊपर हो जाएगा। तो हम ऑडिट बहुत अच्छे से करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में अगर कहीं कोई कमी पेशी है तो उसको भी हम इस बार पूरा कर लें। अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ऑडिटर के क्वालिफिकेशन रिपोर्ट से असेसिंग ऑफिसर को पावर रहता है कि वो या तो एडिशन कर सके या डिलीशन कर सके किसी इनकम को? बहुत उचित प्रश्न है। क्या ऑडिटर के क्वालिफिकेशन देने से असेसी या असेसिंग ऑफिसर के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का एस्कॉर्ट का डिसीजन है और राजकोट इंजीनियरिंग का गुजरात हाईकोर्ट का डिसीजन है। गुजरात हाईकोर्ट के डिसीजन में तो अंडर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक एफिडेविट दिया है कि ऑडिटर्स ओपिनियन इज रिलेवेंट बट इट इज नॉट फाइनल एंड इट विल हैव नो प्रेजुडिशियल इंपैक्ट ईदर ऑन द असेसी और द असेसिंग ऑफिसर। तो ये इंपॉर्टेंट है, पर केवल ऑडिटर के ओपिनियन, ऑडिटर की क्वालिफिकेशन के बेस पे कोई एडिशन या डिसलाउंस नहीं किया जा सकता। ये टाइम एंड अगेन कोर्ट्स ने हेल्ड किया है। अब अगर ऑडिटर से कुछ गलती हो जाए, ऑडिटर में ऑडिट के समय पे कुछ गलती हो गई तो क्या 271J की पेनल्टी लग सकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहले अगर ऑडिटर से कोई गलती हो जाती थी तो हमारे इंस्टीट्यूट एक्शन लेता था। इनकम टैक्स एक्ट में अब सेक्शन 271J आ गया है। अगर ऑडिटर से किसी भी रिपोर्ट के अंदर या सर्टिफिकेट में गलती होती है तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत सेक्शन 271J में 10,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। यहां ये जानना जरूरी है कि 10,000 की पेनल्टी के साथ में ही हम कई चीजों के लिए इनएलिजिबल हो जाते हैं। अगर हम देखें, मुझे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रजिस्टर्ड वैल्यूअर का फॉर्म भरना है तो उसमें लिखा है कि अगर आपके ऊपर 271J की पेनल्टी लगी है तो आप इसके लिए अपात्र हो जाते हैं। इसलिए बहुत इंश्योर करना जरूरी है कि हम 271J की पेनल्टी के दायरे में नहीं आए, हमारी रिपोर्ट फ्लॉलेस हो, हमारे सर्टिफिकेट्स फ्लॉलेस हो। अब पंकज जी, एक जनरल क्वेश्चन एक और अराइज होता है जो कि प्रैक्टिकली होता भी है। क्लाइंट ने आपकी साइन करी हुई रिपोर्ट को
उसने साइन ना करी और आपकी साइन करी हुई रिपोर्ट को सर्कुलेट कर दिया आगे, तो क्या इसके लिए भी आपका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहलाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे 700 के तहत जब मैं ऑडिट कर रहा हूं तो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मुझे असेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिखनी है और टैक्स ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो लिखनी है। असेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना और इस तरीके से मेंटेन करना कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दें। एज एन ऑडिटर मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे ये इंश्योर करना है कि बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। ये मैंने टेस्ट चेक और ऑडिट टूल्स लगा के वेरीफाई कर लिया है। तो एज एन ऑडिटर मेरी जिम्मेदारी ये वेरीफाई करना है। अब अगर मैंने साइन कर दी पर क्लाइंट ने साइन नहीं करी तो ये मैंने असेसी की जिम्मेदारी भी खुद पे ओढ़ ली है। और रिसेंटली एक बॉम्बे के केस में जहां पर केवल ऑडिटर की सिग्नेचर थी, असेसी की सिग्नेचर नहीं थी, वहां पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर की मेंबरशिप को 1 साल के लिए टर्मिनेट कर दिया ग्रॉस नेग्लिजेंस मान के। इसलिए ये इंश्योर करें कि जब तक क्लाइंट की सिग्नेचर ना हो उस पर हम लोग एज एन ऑडिटर साइन ना करें। कुछ छोटी छोटी सुधार करने से हम कई सारी बड़ी समस्याओं से बच सकेंगे। अब पंकज जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब यदि किसी की बुक्स में सीए की पेंडिंग फीस बहुत सारा है, बहुत बड़े अमाउंट पे सीए की पेंडिंग फीस आ रही है, तो क्या वह ऑडिटर उस ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर सकता है? कोड ऑफ एथिक्स में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है जिसमें अगर आपकी सिग्निफिकेंट ऑडिट फीस पुराने सालों की पेंडिंग है तो आप इस साल एज एन ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट पे साइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पुराने सालों की ऑडिट फीस पेंडिंग है मतलब मुझे वो ऑडिट फीस की चिंता रहेगी और मेरी इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस हो सकती है। इसलिए लॉ में अब क्लियर आ गया है नए कोड ऑफ एथिक्स के अंदर कि अगर मेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ऑडिट फीस पेंडिंग है तो जब तक वो मुझे प्राप्त नहीं हो जाती तब तक मैं ऑडिट रिपोर्ट पे साइन नहीं कर सकता हूं। यहां मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट हमने इश्यू कर दी और उस दिन जीएसटी की लायबिलिटी पेएबल में थी, 43B के अंदर हमने डिसअलाउंस में इंडिकेट किया है और रिटर्न फाइल करने के पहले हमारी ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद उस टैक्स का पेमेंट हो गया, तो रूल 6G हमें अलाउ करता है कि हम अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज करके उस पेमेंट को इनकॉर्पोरेट कर लें, जिससे असेसी के केस में वो डिसअलाउंस ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में होने से बच जाएगा। तो कई बार ये होता है कि अगर टीडीएस का पेमेंट हो गया या इनडायरेक्ट टैक्स की लायबिलिटी 43B का पेमेंट हो गया तो उस केस में हमें ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज करके उसको इनकॉर्पोरेट कर लें और असेसी को डिसअलाउंस होने से परेशानी से बचा सकते हैं। तो पंकज जी, आज आपने टैक्स ऑडिट से रिलेटेड बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट को कवर किया और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ऑडिट किस पर एप्लीकेबल है, कब करना चाहिए, कब 44AD कवर करना चाहिए, कब 44ADA कवर करना चाहिए। अगर आप टैक्स ऑडिट में कवर हो रहे हैं तो 3CD को कैसे फिलअप करना चाहिए, 3CD का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है, 3CD के क्लॉज को किस तरह से डिफाइनली प्रॉपर कवर करना चाहिए। यदि कवर हो गया, टैक्स ऑडिट हो गया, तो उसके बाद में 3CD को रिवाइज भी किया जा सकता है या नहीं कर सकता है। ऑडिट करते समय किन किन मेन पॉइंट को हमें ध्यान रखना चाहिए, कहां पर हमारा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो सकता है, सभी पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से एनालिसिस करा। मुझे लगता है सभी मेंबर्स को ये बहुत इंफॉर्मेशन काम आएगी और आपने आपके बिजी शेड्यूल में हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण समय निकाला। आप लॉ लीजेंड्स के प्लेटफॉर्म पर आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को शेयर करा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको टैक्स ऑडिट से रिलेटेड और भी कुछ क्वेरी है तो आप लॉ लीजेंड्स की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और एप्लीकेशन में ही आपको एक फीचर दिया गया है क्वेरी रेज करने का। आप क्वेरी रेज करें, लॉ लीजेंड्स की टीम आपको जल्द से जल्द वो क्वेरी को प्रोवाइड कराएगी। आप लॉ लीजेंड्स एप्लीकेशन डाउनलोड करें और लॉ लीजेंड्स को बनाएं आपके ऑफिस का हिस्सा। थैंक यू वेरी मच।